हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल में पिछले वाले लेक्चर में हमने बात की थी, उसके सेल वॉल के बारे में बात की थी, उसके सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और भी जितनी ऑर्गेनली है उसके बारे में। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछली वाली क्लास में आप सबको बताया था कि यूकैरियोट में बहुत सी चीज़ें डिफरेंट बताए थे हर चीज़। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही आज की भी क्लास में होना है। बट हाँ, पिछली वाली क्लास में हमने प्रोकैरियोट पूरा खत्म कर लिया था, यूकैरियोट की कुछ चीज़ें बाकी थी। ठीक है, यूकैरियोट सिर्फ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़ा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और भी चीज़ें जितनी भी ऑर्गेनली उनके बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हमारी सेल वॉल है, सॉरी ये हमारी सेल है। ठीक है, ये सेल है और इसके अंदर जो है ये हमारा देखिए न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक, अब न्यूक्लियस के पास देखिए बगल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है, ऐसे टाइप का। ठीक, अब न्यूक्लियस इस साइड भी हो सकता है, इस साइड ही हमने बना दिया ताकि आपको अच्छे दिख जाए। ठीक है, इसके बगल देखिए कुछ इस लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, फिर ये होता है। ठीक है, फिर ये प्लांट के केस में ये होता है। ठीक, अब देखिए ये हमारा न्यूक्लियस होता है, इस पूरे चीज़ को हम कहते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ठीक, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो होता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये सॉरी इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, जितनी चीज़ें हमने आपको बताई सबको हम कहते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो हमने ये ऐसे रफ लाइक साइक्लिक जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं ई आर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बना है रफ लाइक ये वाल्स लाइक जो स्ट्रक्चर बने वाल्स लाइक पाइप लाइक, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो हमारा बगल वाला है इसको कहते हैं गोल्गी काय, इसको कहते हैं गोल्गी काय। ठीक है, ये जो हमारा बगल में बना है इसको हम कहते हैं लाइसोसोम। ठीक है, ये जो इधर बना है ये वैक्यूल है, वैक्यूल। अच्छा, वैक्यूल आपको पता है कि ये प्लांट के केस में होता है, एनिमल्स के केस में वैक्यूल नहीं होती। ठीक है, हमारे अंदर सिर्फ न्यूक्लियस मिड से सेंट्रल में होता है। बट देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस इधर इस साइड हो, सॉरी न्यूक्लियस तो उधर बना है। ठीक है, तो ये जो वैक्यूल होता है ये बहुत बड़े साइज में होता है। आगे हम आपको वैक्यूल के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने सेल वॉल पढ़ी है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली है। ठीक है, अब हम थोड़ा अंदर घुसते हैं, तो पहले हम आज स्टार्ट करेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को। ठीक है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम सबसे पहला क्या है ऑर्गेनल में, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हाँ, इसमें जो है हम चार चीज़ों को रखते हैं, हमने बताया आपको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय और लाइसोसोम, वैक्यूल्स। ठीक है, तो पहला क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने आपको बताया कि हमारा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस से ही सट के ऐसे देखिए आप कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। सॉरी हाँ, ऐसे सट के ऐसे देखिए कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये जो होता है इसको हम कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए आप, इसमें जो सारा खेल होता है वो होता है राइबोसोम्स का। ठीक है, ये देखिए आप इधर थोड़ा रफ, इस जो रफ लाइक्स एरियाज होता है ऐसे 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 रफ लाइक होता है। ठीक है, ये जो रफ लाइक होता है इसको हम कहते हैं RER, इसको हम कहते हैं RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और देखिए इसमें हमने बताया ना इसका सारा गेम राइबोसोम्स का है। यहाँ पे देखिए हर सब पे राइबोसोम चिपके होते हैं ऐसे। ठीक है, ये सब पे राइबोसोम चिपके होंगे ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये सब पे यहाँ तक ये पूरा राइबोसोम्स ऐसे चिपके होंगे इस पे।
ठीक है, जितना रफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इस पे सब पे राइबोसोम चिपके होगा। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है ये वाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप लाइक, ठीक है, उसके लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं SER। इसका मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने समझ में आया आपको, हमने बताया न्यूक्लियस से जो बगल में सिस्टम बना होता है उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है, जो रफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ राइबोसोम चिपके होते हैं उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो वैक्यूल्स वॉल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और स्मूथ होते हैं वहाँ पे कोई राइबोसोम कुछ नहीं लगा होता उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब थोड़ा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है कि RER जो होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा प्रोटीन बनाता है, ये हमारा प्रोटीन बनाता है, ये हमारा प्रोटीन, हाँ ये प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। बट SER क्या करता है, ये हमारा लिपिड बनाता है, ये हमारा लिपिड बनाता है, ठीक है। इसमें इतना ही जानना, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं जानना, ठीक है। हमने आपको एक नॉर्मली बताया कि हमारा न्यूक्लियस के बगल जो ऑर्गन है उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको बताया कि जो एक जो रफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे राइबोसोम चिपके होते हैं इसको कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे सिर्फ साइक्लिक नॉर्मल पाइप वाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वैक्यूल ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और स्मूथ टाइप के पाइप टाइप के वाल टाइप के ऐसे ऐसे होते हैं, इनको कहते हैं SER, ठीक है, इनको कहते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने बताया इसके बाद यहाँ पे प्रोटीन बनता है, RER में प्रोटीन बनता है, SER में क्या बनता है, लिपिड बनता है, ठीक है। जितनी चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा हम किताबी भाषा को आपको समझा रहे हैं, ठीक है, कि आपके किताब में क्या लिखा है। हाँ, हमने यही बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, हाँ, यूकेरियोट के सेल साइटोप्लाज्म में टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नेटवर्क फैले रहते हैं जिन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरफेस स्पेस को डिस्टिंक्ट कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ल्यूमिनल कंपोनेंट इनसाइड ER, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपोनेंट साइटोप्लाज्म। हाँ, इनसाइड ER ल्यूमिनल कंपोनेंट, ये बताने का मतलब हमारा ये जो इधर का एरिया होता है, ये देखिए, ये मान लीजिए हमारी पूरी सेल है, ये देखिए हमारी पूरी सेल है, और अगर इस पूरी सेल में ये न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस के बगल जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बना होता है, ये अब इसके इधर इसके बाद इसको अब जो है इसमें देखिए, ये तो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ये तो सबको पता है, ये शायद तो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, ये तो पूरा साइटोप्लाज्म होता है। इस जो पार्ट होता है इस पार्ट को कहते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, इसको कहते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, इसको कहते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक। हमने अभी तक आपको सिर्फ अब कुल मिला के 4 बातें बताई हैं, ठीक है। हमने आपको बताया कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बगल जो ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है, जो रफ लाइक इस साइड होता है इसको कहते हैं RER, यहाँ पे प्रोटीन बनती है और जो इसके ऊपर राइबोसोम चिपके होता है, और इधर जो होता है इसको SER कहते हैं, जो नॉर्मल सिंपल टाइप होता है, वैक्यूल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर लिपिड बनता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई, यहाँ पे कोई भी राइबोसोम चिपका नहीं होता, यहाँ पे राइबोसोम चिपका, यहाँ पे कुछ नहीं। इसके बाद हमने बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये इसको 2 टाइप में, मतलब टू कंपार्टमेंट डिवाइड करता है। पहला जो होता है इधर का पार्ट है इसको कहते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, बाकी बगल वाला साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपको होता है कि बाकी इस पूरी सेल में जितना जितने सब ऑर्गन्स है उसके बाद की जितनी खाली जगह है उसको सबको पूरे सिस्टम को कहता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने आपको पहली चीज़ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने आपको पहली चीज़ बताई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको हर बात बता दी, ठीक है। पहली चीज़ बताई कि ये जो न्यूक्लियस के बगल वाला जो ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बना होता है उसके ऊपर राइबोसोम चिपका होता है, उसको कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम बताया कि यहाँ पे प्रोटीन बनता है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन बनता है, और इस साइड जो ऐसे साइक्लिक ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वैक्यूल लाइक, इसको कहते हैं SER, ठीक है, इसको कहते हैं SER, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे लिपिड बनता है, यहाँ पे किसी प्रकार कोई राइबोसोम नहीं चिपका होता। दूसरी चीज़ हमने आपको क्या बताई कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। पहला ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, जो इधर का जो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, बाकी साइटोप्लाज्म, मतलब जो ऑर्गन होता है वो तो होता ही है, बाकी जो खाली जगह उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देख लिया, हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं गोल्गी अपैरेटस में, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने आपको बताया, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इम्ब्रोमेम्ब्रेन सिस्टम ही हम बता रहे हैं, सॉरी इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ही हम आपको बता रहे हैं अभी, ठीक है। इसका पहला पार्ट हमने बता रहे हैं, इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी का, तीसरा लाइसोसोम, चौथा वैक्यूल, ठीक है। तब तक पहला हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। पहला क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब बात करेंगे गोल्गी का, ठीक है।
अब बात करेंगे गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। इसमें देखिए आप, इसमें हमने आपको फिर से वही कहानी यहाँ भी है। ये हमारी सेल है, ठीक, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा ये हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सिस्टम चलता है, ठीक। ये हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रहा, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको हमने कह दिया, ठीक है। इसके बगल वाला देखिए आप, ठीक। इसके बगल फिर कुछ ऐसा, इसके बगल कुछ ऐसा। हमने आपको बताया कि अब तक हमने क्या कंप्लीट, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ने आपको बताया ना, ये पूरे सिस्टम को हम कहते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को 4 पार्ट जो आते हैं, 4 इसमें, इसको हमने बताया इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पहली चीज़ कंप्लीट कर ली, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज़ हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। इसको हमने कंप्लीट कर लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब हम बात करेंगे गोल्जी काय पे, ठीक है। अब हम इस पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप समझ गए ना न्यूक्लियस में कहाँ है ये कहाँ है न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस में है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जस्ट बगल में, ठीक है। जस्ट बगल में जो पार्ट है इसको कहते हैं गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी काय, ठीक है। अब बात करें गोल्जी काय, ठीक है। थोड़ा देखिए कैसे होता है ये। सॉरी गलत बन गया, मतलब शेप यही है, बनता ऐसा ही है। गलत बनने का मतलब ये है हमारे थोड़ा सा, ठीक। इधर देखिए ये बड़ा छोटा छोटा छोटा, ठीक है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए आप गोल्जी अपैरेटस में कि हमने इसमें बताया आपको गोल्जी अपैरेटस में कि यहाँ पे जो ये पार्ट होता है, ठीक है, इसको कहते हैं सिस फेज, इसको कहते हैं सिस फेज, सिस फेज, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रांस फेज, इसको कहते हैं सिस फेज, इसको कहते हैं ट्रांस फेज, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया कि इसको कॉन्वेक्स कहते हैं, इसको कॉन्वेक्स कहते हैं, इसको कॉनकेव कहते हैं, इसको कॉनकेव कहते हैं, इसको कॉन्वेक्स कहते हैं, इसको कॉनकेव कहते हैं, ठीक है। इसको सिस फेज कहते हैं, इसको ट्रांस फेज कहते हैं, ठीक है। इसको सिस फेज कहते हैं, इसको ट्रांस फेज कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कि आपकी किताब में क्या लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखा है 1899 में कैमिलो गोल्गी नाम ने पहली बार न्यूक्लियस के पास डेंस स्ट्रैंड वाले रेटिकुलम स्ट्रक्चर देखे थे, जिनको बाद में गोल्जी बॉडीज़ कहा गया, ठीक है। इनमें कई फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स या सिस्टरिंग होते हैं, जिनको डायमीटर 0.5 टू 1.0 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। इनका डायमीटर जो होता है, इनका डायमीटर जो होता है वो कितना लिखा है इसमें, हाँ, इनका जो 0.5 टू 1.0, 0.5 टू 1.0, इनका जो डायमीटर होता है 0.5 टू 1.0 इनका डायमीटर होता है, ठीक है। हाँ, जो इसमें देखिए आप, जो न्यूक्लियस के पास होते हैं वो सिस होते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस के पास होते हैं वो सिस फेज होते हैं, और जो जो लाइसोसोम के पास होते हैं वो ट्रांस होते हैं, ठीक है। जो लाइसोसोम के पास होते हैं ये ट्रांस होते हैं, जो न्यूक्लियस के फॉर्म होती है सिस होते हैं। सिस वाले को कॉन्वेक्स कहते हैं और ट्रांस वाले को कॉनकेव कहते हैं, ठीक है। अब आपकी बुक में क्या लिखा है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। वही हमने बताया 1899 में कैमिलो गोल्जी ने पहली बार इसको देखा था, तो इसका नाम गोल्जी बॉडीज रखा, ठीक है, ठीक है। 1898 में गोल्जी नाम के साइंस ने, गोल्जी नाम के कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने इसको देखा था, कैमिलो गोल्जी ने, अरे भाई गोल्जी कैमिलो गोल्जी कुछ भी लिख दो, ठीक है। वो तो तुम्हें पता है कि अपने देखा तो अपने ही नाम से इसको, इसका भी नाम देंगे, ठीक है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सिस्टरीन की अलग अलग नंबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो एक होते हैं इनको हम कहते हैं सिस्टरीन, ठीक है। ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं सिस्टरीन, ठीक है, इनको कहते हैं सिस्टरीन, ठीक है। इनको सिस्टरीन कहते हैं, जो ये बने हैं इनको हम सिस्टरीन कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए आपकी,
इसमें लिखा है कि सिस्टीन में 2 फेस होते हैं। आपको हमने बताया कि सिस्टीन का एक कॉन्वेक्स कॉनकेव, ठीक है, ये 2 फेस होते हैं, ट्रांसफेज सिस फेज, ये चीज़ हमने आपको बताई। जो न्यूक्लियस के पास होगा वो सिस फेज होगा, जो लाइसोसोम के पास होगा ट्रांसफेज होगा, ठीक है। इसके बाद सिस को कॉन्वेक्स साइड या फॉर्मिंग फेज बोलते हैं, ये तो उस पर वही चीज़ है, ठीक है। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल वेसल्स के रूप में जो पैकेजेड होकर फिश फेस में फ्यूज हो जाते हैं तथा मैट्रिंग फेस की ओर मूव करता है। इससे एक्सप्लेन होता है कि गोल्जी कम्प्लेक्स में क्या क्लोज एसोसिएशन है। जी बिल्कुल, ये इसमें तो आपको कंफर्म है कि अब जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, तो मतलब ये तो कंफर्म है कि इसी से जिसका ज़्यादा लगाव है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पिछली वाले चैप्टर उसमें बनाया था हमने स्लाइड में, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये तो कंफर्म है ना कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसका ज़्यादा मतलब ये लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है कि क्लोज एसोसिएशन है। ईयर पर राइबोसोम द्वारा बनी प्रोटीन्स गोल्जी एपेरेटस के ट्रांसफेस के द्वारा रिलीज होने से पहले गोल्जी के सब्सटेंस में मॉडिफाई होते हैं। ईयर पर राइबोसोम्स द्वारा बनी प्रोटीन्स, राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो है, जो राइबोसोम्स द्वारा प्रोटीन बनी होती है, वो यहाँ पर ये ट्रांसफर्स का काम करता है, ठीक है। ये जो काम करता है, ये ट्रांसफर्स का काम करता है, ये प्रोटीन्स को। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमने आपको उसमें क्या बताया था कि RER और SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बताया था हमने आपको कि यहाँ पे राइबोसोम्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, ये राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन बनाता है, और ये क्या करता है, लिपिड बनाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही खेल, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जब प्रोटीन या लिपिड इधर से गुजरता है, ये ट्रांसफर्स का काम करता है। ये चीज़ आपको पता है कि नहीं, ये ट्रांसफर्स का काम करते हैं, ये ट्रांसफर, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इस जो भी सिस्टम यहाँ जो भी चीज़ें यहाँ बनती हैं उसको आगे ये ट्रांसफर का काम करते हैं। तो पहली चीज़ आप देखिए कि ये प्रोटीन बन रहा था, दूसरा लिपिड बन रहा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक सब इसके पास क्या था, इसने क्या किया, ग्लाइको शुगर, इसने सब में शुगर मिलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसने जो प्रोटीन था इसको क्या बना दिया, ग्लाइकोप्रोटीन, जो प्रोटीन था इसको क्या बना दिया, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, इसको बना दिया ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन कहाँ बना था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक क्या बना था, प्रोटीन बन रहा था, प्रोटीन जब इधर से गुजरा तो इसने अपना क्या कर दिया, शुगर मिला दिया, फिर क्या बन गया वो ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद लिपिड था, लिपिड में फिर इसने क्या कर दिया, ग्लाइको मिला दिया, शुगर मिला दिया, तो बन गया ग्लाइकोलिपिड। लिपिड कहाँ बन रहा था, ये SER में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। अब तक हमने बहुत छोटी छोटी आपको बातें बताई। पहले हमने बताया एंडोपर्मिक सिस्टम में बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी का, फिर लाइसोसोम, फिर वैक्यूल। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म किया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने आपको बताया था SER, RER में क्या है, प्रोटीन बनता है, और SER में क्या, लिपिड बनता है। RER में क्या होता है, राइबोसोम चिपके होते हैं, SER में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो RER में मतलब प्रोटीन बनते हैं, SER में लिपिड बनता है। अब इसका काम क्या होता है, उसके बाद वाला सिस्टम ये है, तो इसका काम है ट्रांसफर करना। ट्रांसफर का काम तुमने बताया कि ये जो इधर जो न्यूक्लियस से सटे होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सटे होते हैं, इसको कॉन्वेक्स कहते हैं, सिस फेज कहते हैं, जो हमारे लाइसोसोम्स की तरफ होते हैं उसको कॉन्केव कहते हैं, ट्रांसफेज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कि इसका काम जब ट्रांसफर्स का होता है तो ये जो प्रोटीन बनता है और ये जो लिपिड बनता है, इसको ये आगे भेजता है, तो ये क्या कर देता है, अपना क्या करता है, ग्लाइको शुगर मिला देता है। तो शुगर मिलाने पर इस प्रोटीन का क्या बन जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन, और इस शुगर, इस लिपिड का बन जाता है ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। इस लिपिड का बन जाता है ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, दो चीज़ें हमने आपको तो बताई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया, इसके बाद हमने गोल्जी का बताया, ठीक है, गोल्जी एपेरेटस, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब बात करेंगे लाइसोसोम की, ठीक है। अब बात करेंगे लाइसोसोम की। फिर से वही खेल यहाँ भी है। हमने आपको ऐसे सेल बनाई, ठीक है। सेल के बाद हमने आपको यहाँ न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के बाद ऐसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमने क्या बनाया, यहाँ पे गोल्जी का बनाया, ठीक है। गोल्जी का बनाया, सॉरी इस छोटे मान लो, ये बड़े के बाद छोटे होते चले जाएंगे, ठीक है। गोल्जी का बनाया, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या बनाया आपको, जो हमने बताया लाइसोसोम, ठीक है। बाकी ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वैक्यूल होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे लाइसोसोम की। हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया, अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम की, ठीक है।
तो लाइसोसोम स्फेरिकल होता है, ये चीज़ तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो समझ गए आप देख के फिगर में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं लाइसोसोम की, ठीक है, बात कर रहे हैं लाइसोसोम की। अब देखिए लाइसोसोम में क्या क्या थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हाँ, इसको एक चीज़ ध्यान रखिए अब, ये इसका जो काम होता है इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, इसको लिखा नहीं हमने, इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। उसका कारण ये है कि इसके अंदर हर चीज़, ये अपने अंदर हर चीज़ पचा रख सकता है, समझ आए, इसके अंदर कुछ भी, ये ऑल हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है ये इंजेक्ट कर सकता है, ठीक है, इनमें होता है, इनमें सभी प्रकार के जितने भी एंजाइम होते हैं हाइड्रोलिटिक, इसके अंदर सभी प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है, इसके अंदर सभी प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। इसके अंदर साहब जो होता है वो सभी प्रकार के, मतलब डिफरेंट टाइप्स के, बहुत टाइप के जितने भी डेंजर से डेंजर होते हैं हाइड्रोलिपिड एंजाइम होते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिटिक जितने भी एंजाइम होते हैं सब इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, इसके अंदर सभी प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है, इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, और इसके अंदर सभी प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पैकिंग प्रोसेस द्वारा गोल्जी अपैरेटस से में बनते हैं, ठीक है, गोल्जी अपैरेटस के आगे ही बनते हैं, गोल्जी अपैरेटस में ही बनते हैं, पैकिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद क्या, आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसल्स में लगभग सभी प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक है। देखो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं, इसमें लाइपेज होता है, प्रोटीपेज होता है, लाइपेज होता है, प्रोटीएज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, प्रोटीएज होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, हाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, लाइपेज होता है, प्रोटीएज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, इसको, इसमें क्या क्या होता है, ये लाइपेज होते हैं, ठीक है, प्रोटीएज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। ये जो एंजाइम होते हैं, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती हैं 3 टाइप्स के होते हैं, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हमने आपको बताया इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, ये गोल्जी के बगल में होता है, ठीक है, बता दिया, स्फेरिकल होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। इसको सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सभी प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर लाइपेज भी होता है, प्रोटीएज भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, ठीक है। अब आगे थोड़ा देख लेते हैं। ये एंजाइम एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं, ठीक है, ये एंजाइम एसिडिक पीएच पे एक्टिव होती है, एसिडिक पीएच पे ये एंजाइम एक्टिव होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लाइपेड तथा न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करने की जो होते हैं, ठीक है, कैपेबल होते हैं उसका। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को भी मतलब डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं, उन्हें भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें भी डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है। अब बात करेंगे वैक्यूल पे, ठीक है। लाइसोसोम पे हमने क्या बताया, इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, उसका कारण क्या है, ये हाइड्रोलिटिक सभी प्रकार के एंजाइम इसके अंदर रहते हैं, लाइक इसके लिपिड्स, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, लाइपेज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। इसके अंदर हम, इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि सभी प्रकार के न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लाइपेड, ये सभी को जो है डाइजेस्ट करने के अपने अंदर कैपेबिलिटी रखते हैं, क्षमता रखते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसके लास्ट पार्ट की, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, आपको बार बार हम चीज़ को बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमने अभी तक आपको क्या बताया था, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके बगल हमने बताया आपको ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, थोड़ा ऐसे रफ डायग्राम बताते रहे, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कि ये जो हमारा होता है इसको गोल्जी कहते हैं, और ये हमारा जो होता है इसको लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो सबसे बड़ा पार्ट हमारे प्लांट्स के केस में होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं वैक्यूल, ठीक है, इसको हम कहते हैं वैक्यूल। तो अब तक हमने किसको पढ़ लिया, अब तक हमने इसको भी पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया, इसको भी। अब तक हमने 3 चीज़ों को देख लिया, अब हम बात करेंगे लाइसोसोम की, ठीक है। अब हम लास्ट पार्ट की बात करेंगे लाइसोसोम की, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइसोसोम की, ठीक है, लाइसोसोम। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, लाइसोसोम की, ठीक है, लाइसोसोम। अब थोड़ा सा, हाँ, इसका भी फिगर बना ही देते हैं, ठीक है। ये हमारी सेल्स होती है। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, सॉरी लाइसोसोम नहीं वैक्यूल बताना था, हम लाइसोसोम लिख रहे हैं, बार बार गलत लिख दिया, लाइसोसोम तभी हमने इसके पहले ही बात की थी, ठीक है। हमें बात करनी है वैक्यूल्स पे।
हमें बात करनी है वैक्यूल्स पे, हम लाइसोसोम लिख रहे हैं, हमें बात करनी है वैक्यूल्स पे, ठीक है, ठीक है, हमें बात करनी है वैक्यूल्स पे, ठीक। अब हम बात करेंगे वैक्यूल्स पे। हाँ, तो लाइसोसोम हमने बताया ना, लाइसोसोम यहाँ होता है, ये गोल्जी का के बगल वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, वैक्यूल्स की, ठीक है। लाइसोसोम तो यहाँ में पढ़ा था, ठीक है। अब वैक्यूल्स देखिए साहब, क्या होता है कि हमारे प्लांट्स के केस में वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। हमारे एनिमल्स के केस में वैक्यूल्स नहीं होते, प्लांट के केस में वैक्यूल होते हैं, ठीक है। हमारा जो न्यूक्लियस होता है ये सेंट्रल में होता है, बट प्लांट्स के केस में सेंट्रल में नहीं होता न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस इधर होता है, ठीक है, या इधर होता है जहाँ भी, ठीक है। हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस सेंट्रल में होता है, सेंटर में, बट इनका नहीं है, इनका जो होता है ये वैक्यूल जो है सेंट्रल में होता है। मतलब वैक्यूल अगर कहा जाए तो 90% पार्ट वैक्यूल ही घेर लेते हैं, ठीक है। अब वैक्यूल के बारे में थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। हाँ, वैक्यूल साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। इनमें वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स सेल की यूजलेस, ठीक है, दूसरे मटेरियल भी होते हैं, ठीक है। इसमें हमने बताया ये वाटर भी रख सकता है, मतलब अपनी ज़रूरत की चीज़ें तो रखता ही रखता है, ठीक है। ये इसमें जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, ठीक है, वाटर हो गया, सैप हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें यूजलेस जो चीज़ें होती है वो सब भी इसमें रखता है, सेव करके रखता है, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और ये वैक्यूल्स के चारों ओर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। हाँ, वैक्यूल के चारों तरफ जो सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है, इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो सिंगल ये लेयर पाई जाती है इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। और प्लांट सेल में ये 90% होता है, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। ये प्लांट सेल में 90% भाग में यही होते हैं, ठीक है, 90% भाग में यही होते हैं, ठीक है। ये वैक्यूल जो होते हैं ये प्लांट केस में 90% भाग यही होते हैं, ठीक है। प्लांट में टोनोप्लास्ट कई आयंस मटेरियल के वैक्यूल्स अंदर ट्रांसपोर्ट में करने में सहायता करती हैं, ठीक है। प्लांट में टोनोप्लास्ट तक और कई आयंस मटेरियल्स को वैक्यूल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। वैक्यूल्स के अंदर ये टोनोप्लास्ट और भी जो चीज़ें होती हैं वैक्यूल्स के अंदर क्या करती हैं, ये टोनोप्लास्ट वगैरह जो होती हैं ये हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होते हैं, ये ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए वैक्यूल के अंदर इनकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में ज़्यादा होती है। वैक्यूल के अंदर इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो साइटोप्लाज्म से ज़्यादा होती है, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो साइटोप्लाज्म से ज़्यादा होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म से ज़्यादा होती है इनकी कंसंट्रेशन, ठीक है। और अमीबा में कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स एक्सटेंशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अमीबा में जो है कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स एक्सटेंशन के लिए, अमीबा में ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सक्रीशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सक्रीशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। और कई सेल्स जैसे प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स की हेल्प की उसमें फूड पार्टिकल के निगलने इनगल्फ में होता है, ठीक है। ये जो होते हैं कई सेल्स जैसे प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स का निर्माण फूड पार्टिकल्स के निगलने इनगल्फ द्वारा होता है। कई सेल्स में प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल का निर्माण, ठीक है। जो फूड वैक्यूल होते हैं हमने बताया ना वैक्यूल्स कई टाइप्स के हो सकते हैं, तो जो फूड वैक्यूल्स होते हैं कई सेल्स में फूड वैक्यूल्स ये इनगल्फ में इसका निर्माण ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये जो कई सेल्स में प्रोटिस्ट में फूड उनका निर्माण फूड पार्टिकल्स के निकलने से, कोई ऐसा फूड पार्टिकल जो खा लेते हैं उसकी वजह से इनका निर्माण हो जाता है, ठीक है। हमने बताया ये प्रोटिस्ट के केस में ऐसा होता है, ठीक है। प्रोटिस्ट के केस में क्या होता है, फूड वैक्यूल जो बनते हैं ये जो फूड वैक्यूल बनते हैं प्रोटिस्ट के केस में मैं बताया जो फूड वैक्यूल बनते हैं ये हमारे जो प्रोटिस्ट होते हैं जब ये किसी फूड पार्टिकल को निगलते हैं इनगल्फ करते हैं तो इनगल्फ करने से जो हमारा फूड वैक्यूल वहाँ बन जाता है, ठीक है। ये प्रोटिस्ट के केस में ऐसा था, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, ठीक है। हमने आपको चारों पार्ट इसके बता दिए। पहला पार्ट हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया एंडोइम्यून सिस्टम में, दूसरा हमने गाल्जी क्या बताया, तीसरा हमने लाइसोसोम बताया, चौथा हमने वैक्यूल बताया, ठीक है। वैक्यूल सबसे बड़ा पार्ट होता है प्लांट्स के केस में, 90% पूरी जगह यही घेरे रहता है पूरी सेल में, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करेंगे आगे, ठीक है, अब बात करेंगे आगे, ठीक, अब बात करेंगे आगे, ठीक। अब जो कहानी है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। अब जो कहानी है थोड़ा अलग है। अब जो कहानी है वो है माइटोकॉन्ड्रिया की। अब जो कहानी है वो है माइटोकॉन्ड्रिया की। अब जो कहानी है वो है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। स्पेलिंग हमने सही लिखी है MITOCHONDRI, ठीक है। तो यही होती है स्पेलिंग, ठीक है। आपको समझ में ना आए तो उसमें हमारी क्या खपा है बताइए।
तो माइटोकॉन्ड्रिया हमने लिख दिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। देखिए पूरा जो हम वहाँ स्ट्रक्चर बना है वो स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ठीक, ठीक। ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया साहब, ये हमने बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। जो हमने बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया का। शायद माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छोटा लिख गया है, आपको समझ में कम आ रहा है, इसको बड़ा लिखना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, अब बड़ा लिख गया है, ठीक है। तो अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में हमने आपको बताया कि हमने बनाई क्या, यहाँ पे सेल्स बनाई है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आउटर सेल, आउटर सेल। इसको क्या कहते हैं, इनर सेल, इनर सेल, इनर सेल, इनर सेल वाल से, ठीक है, ठीक है। आउटर सेल वाल, इनर सेल वाल, ठीक है। या आउटर मेम्ब्रेन इनर, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, सेल वाल बोल रहे हैं हम भी, आउटर मेम्ब्रेन और इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर जैसे उसमें हमने बताया था साइटोप्लाज्म होता है, इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स भरे होते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, मैट्रिक्स, इसको कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बताया, ठीक है, कि अब देखिए क्या होता है कि ये जो हमने ऐसे ये स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बनाया है जिसको इनर मेम्ब्रेन हमने कहा था, इसमें ऐसे ही और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे ही अंदर बहुत होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं साहब, इसको कहते हैं क्रिस्टा, क्रिस्टा, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टा, ठीक। इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं, ठीक है। अब हमने आपको कितनी चीज़ें बताई, हाँ, और एक चीज़ देखिए, ये स्पेस होता है इनके बीच, ये जो स्पेस होता है खाली, ठीक है, ये जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस होता है इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक। मैट्रिक्स भरा होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमने आपको बताया राइबोसोम्स, 70S राइबोसोम्स, ठीक। बाकी डीएनए, डीएनए, ठीक, इतनी चीज़ें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। हाँ, सॉरी मैट्रिक्स खत्म हो गया। हाँ, अब देखिए थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत अच्छे से आपको समझा पाएंगे। हमने माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बनाया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए हमने आपको दिखाया कि ये जो ब्लैक ब्लैक हमने बनाया इसको हमने क्या कहा, आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके बाद जो हमने ब्लू बनाया ऐसे ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर बनाया, इसको हमने बताया कि ये इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। आउटर इनर के बीच की जो स्पेस, जो खाली जगह होती है, इसको हमने बताया इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं इसको हम, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। हमने आपको बताया जो जिगजैग स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होते हैं, इनको कहे एक स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टा कहते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टा कहते हैं, ठीक है। इसके एक इसको हम कहते हैं क्रिस्टा, ठीक है, क्रिस्टा हमने बनाया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का हम बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बताया जिसमें फ्लूइड भरा होता है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसके बाद हमने बताया जो फ्लूइड भरा होता है इसको हम इसमें कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। जो फ्लूइड इसमें भरा होता है, ये तरल पदार्थ भरा होता है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो राइबोसोम्स, अच्छा ये बताइए ये माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोट में या प्रोकैरियोट में है, कुछ लोग तो यही कंफ्यूज है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोट में होता है, हम आपको यूकेरियोट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यूकेरियोटिक सेल पढ़ा रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब राइबोसोम्स बताए थे प्रोकैरियोट यूकेरियोट में, हमने बताया था कि प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम्स होता है, बट यूकेरियोट में क्या होता है 70-80 दोनों होता है। हमने बताया था कि यूकेरियोट में
कहाँ पे 70s होता है, तो हमने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। हम आपको क्या पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, 70s होगा, ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए। इसमें जो राइबोसोम्स होगा ये 70s होगा, ठीक है, इसमें जो राइबोसोम्स होगा ये 70s होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70s होता है। इसके बाद देख लीजिए थोड़ा एक जो मेन चीज़, ठीक है, इसका जो ये लेंथ होती है, इसकी जो ये ऊंचाई होती है, तो ये जो होती है डायमीटर जो इसका होता है ये 0.1, ठीक है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक ही होती है, ठीक है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक, 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर तक इसकी जो होती है ये हाइट होती है, ठीक है। और जो इसकी लेंथ होती है 1.4 टू 4.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1.4 से 4.1 माइक्रोमीटर ये इसकी लेंथ होती है, और 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर ये इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है, ठीक है, चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जान लीजिए आप, ठीक है। ये बताइए इसमें जो क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये फिजन द्वारा डिवाइड होते हैं, ठीक है, ये फिजन द्वारा डिवाइड हो जाते हैं। देखिए आप, हमने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, जिनका ये जो है तो डीएनए की कॉपी करेंगे, बड़े हो जाएंगे, इसके लिए 2 टॉटर सेल में टूट जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है, फिजन हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस इतना माइटोकॉन्ड्रियम जितना हमने आपको बना दिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया ब्लैक पेन से, उसको हमने बताया कि हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद हमने ब्लू जिगजैग बनाया, उसको हमने बना दिया, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद आउटर इनर के बीच में जो स्पेस होता है इसको इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने आपको यहाँ पे डीएनए ऐसे दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद हमने जो एक जिगजैग स्ट्रक्चर बने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इसको हमने एक बताया कि हमारे क्रिस्टा होता है, इसको हम क्रिस्टा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया जो हमारा फ्लूइड भरा होता है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कि हमारा राइबोसोम्स का नंबर होता है वो 70s होता है, हमने आपको बताया कि क्यों होता है। हमने यूकैरियोट प्रोकैरियोट बताया था तो उसमें बताया था, ठीक है, कि इसमें यूकैरियोट में 70s 80s दोनों होते हैं। 70s का होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हमने बताया आपको कि इसकी जो ऊंचाई होती है ये होती है 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर, 0.2 टू 1.0 माइक्रोमीटर ये हमारी हाइट है इसकी, ठीक है। और जो हमारी लेंथ होती है, ये हमारी लेंथ जो होती है ये होती है 1.4 टू 4.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। 1.4 से 4.1 माइक्रोमीटर ये हमारी इसकी लेंथ होती है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि इसमें जो इसका रिप्रोडक्शन होता है ये फिजन द्वारा होता है, टूट के बनते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने इसमें यहाँ बनाया है कि पहले ये बड़ी ये सेल्स होती है, ये सेल्स ऐसे होती हैं, ये सेल्स बड़ी होती है, डीएनए कॉपी करके फिर इसके बाद 2 डॉटर सेल्स में टूट जाएगी, ठीक है। ये 2 डॉटर सेल्स में टूट जाएगी, ऐसे इसमें फिजन होता है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं, आप किताब की भाषा में थोड़ा देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, ठीक है। इनका में डायमीटर 0.2 टू 1.0 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और लेंथ इनकी जो होती है 1.0 टू 4.1 माइक्रोमीटर होती है, हमने आपको बता दिया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड संरचना, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, ये हमने बता दिया। इनर को ल्यूमेन को 2 एक्वस कंपार्टमेंट डिवाइड करती है, ठीक है। आउटर कंपार्टमेंट इनर कंपार्टमेंट, ठीक है, आउटर इनर कंपार्टमेंट हमने बताया आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए आप इसमें लिखा है कि इनर मेम्ब्रेन में मैट्रिक्स की तरफ कई फोल्डिंग होती है जिन्हें क्रिस्टा कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टा हमने आपको दिखाया है, ठीक है। ये फोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, यार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको इनर, इसको आउटर, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिस्पायरेशन होता है वो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है कि ये एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इस कारण इन्हें सेल को पावर हाउस, हाँ, इन्हें सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, इन्हें सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, सेल का पावर हाउस, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, पावर हाउस भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। ये एटीपी बहुत ज़्यादा ये करते हैं, ठीक है, एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसके कारण इन्हें सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए को आरएनए 17 राइबोसोम्स और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी कंपोनेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया फिजन द्वारा डिवाइड होते हैं, ये हमने आपको देखा फिजन द्वारा डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। बाकी हमने जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी आपको बता दी। माइटोकॉन्ड्रिया हमने बहुत बेसिक आपको बातें बताई कि इसको पहली चीज़ हमने बताया कि ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, इसको हमने आउटर इनर बोला, ठीक है। जगह स्ट्रक्चर होते हैं, जगह बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बाद हमने बताया कि इसको इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, इसको 2 पार्ट में, सॉरी हाँ, इनर आउटर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, आउटर वो इनर ये, ठीक है। इसके बाद हमने बताया आपको कि इसके बीच में जो स्पेस होता है इसको इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, इसको पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एटीपी सिंथेसिस यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बताया कि जो एक जग स्ट्रक्चर होता है इसको क्रिस्टा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी जो डायमीटर होता है वो हमने बताया 0.2 टू 1.0 माइक्रोमीटर, इसकी जो लेंथ होती है हमने बताया 1.4 टू 4.1 माइक्रोमीटर। इसके बाद बताया कि इसमें जो फ्लूइड भरा होता है इसको मैट्रिक्स कहते हैं, ये 70s राइबोसोम्स इसमें होते हैं, और ये जो इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो फिजन द्वारा होती है, टूट के डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जाननी थी, ज़्यादा कुछ नहीं जानना था, ठीक है। हमने आपको बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया भी, ठीक है। अब बात करेंगे प्लास्टिड पे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी खत्म।
माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया ख़त्म हो रहा, ठीक है। अब बात करेंगे प्लास्टिड पे, ठीक, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं प्लास्टिड पे, ठीक। ठीक है, अब बात कर रहे हैं प्लास्टिड पे। प्लास्टिड क्या होता है, ये सभी प्लांट सेल्स और यूग्लिनाइड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। प्लास्टिड क्या होते हैं थोड़ा देख लीजिए आप, कि ये हमारी सेल्स है, ठीक है। ये प्लांट की सेल हम बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारी प्लांट की सेल है। इसमें हमने क्या बनाया, ये हमारा क्या हो गया साहब, ये इधर डीएनए ये सब चीज़ें छोड़ी, हम डायरेक्ट वैक्यूल वो बना रहे हैं, वैक्यूल्स, ठीक है। ये हमारा वैक्यूल्स हो गया, ठीक है। अब वैक्यूल्स के बगल जो हमारी जो खाली जगह बनती है, यहीं पे हमारी ये सब प्लास्टिड की चीज़ें होती हैं, ये हमारा प्लास्टिड होता है, ठीक है। जो वैक्यूल्स के नीचे जो खाली जगह होती है, इसको यही हमारा होता है प्लास्टिड, ठीक है, यही हमारा प्लास्टिड होता है, ठीक है। अब थोड़ा और ज़्यादा पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रक्चर हमने आपको बना के समझा दिया, इसमें बनाने वाला कुछ भी नहीं, आगे हम आपको जब क्लोरोप्लास्ट बता रहे हैं इसमें इसी के आगे तो आपको समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्लास्टिड में क्या क्या लिखा है, ये सभी प्लांट सेल्स और यूग्लिनाइड्स में पाए जाते हैं। ये बड़े होते हैं इसलिए माइक्रोस्कोप के आसानी से देखे जा सकते हैं, बिल्कुल ये बड़े होते हैं इसलिए माइक्रोस्कोप से बिल्कुल आसानी से देखे जा सकते हैं। इनमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं जिसके कारण ये प्लांट्स को स्पेसिफिक कलर प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं जिसके अंदर प्लांट्स को और भी चीज़ों को अलग अलग कलर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पिगमेंट्स के टाइप के आधार पे इनको प्लाज्मिक को क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो पहली चीज़ देखिए इसमें लिखा है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में जान लीजिए बहुत डीपली पहले, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के केस में थोड़ा देखिए आप, ठीक है। ये सुनिए क्लोरोप्लास्ट, इसमें थोड़ा सा पहले नॉर्मली बता दें कि हाँ पहले एक साथ बता देते हैं, ठीक है। पहले इनको तीनों को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, हाँ प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक। तीन हमने बनाया आपको, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है ये ध्यान देखिए आप, ये ग्रीन कलर जो है प्रोवाइड करते हैं, इनके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है इसे ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये रेड और येलो टाइप के कुछ करते हैं, रेड और येलो टाइप के, ठीक है, रेड और येलो टाइप के, ठीक। ये जो होते हैं कलरलेस होते हैं, ठीक है, कलरलेस होते हैं। हमने आपको बताया कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्रीन कलर देता है, ठीक है। जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है ये रेड या येलो कुछ कलर देते हैं, ठीक है। और जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस होता है। हमारी किताब में क्या लिखा थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड नामक पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, इसमें क्या होता है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, इसमें क्या होता है क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड, ठीक। इसमें होता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर निकालते हैं, ठीक है। होता है जिसकी वजह से आवश्यक लाइट एनर्जी को ट्रैप कराते हैं, ठीक है, और एक ग्रीन कलर निकालते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट, इनमें फैट में जो है कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है, इनमें भी फैट में वही पाया जाता है, कैरोटीनॉइड यहाँ भी पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुए कि जब प्लांट्स में येलो, ऑरेंज तथा रेड कलर प्रोवाइड करते हैं, हाँ भाई रेड, येलो, ऑरेंज कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्लांट्स में, ये प्लांट्स में होते हैं, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट प्लांट्स में, ठीक है। रेड, येलो, ऑरेंज कलर, रेड, येलो, ठीक है, और ऑरेंज कलर प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये कलरलेस होते हैं, इसमें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये कलरलेस होते हैं, इसमें नॉर्मली बता रहे हैं, ये कलरलेस होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और इसमें देखिए इनका शेप और साइज अलग अलग होता है, ठीक है। इनका शेप और साइज अलग होता है, थोड़ा सुन लीजिए। ल्यूकोप्लास्ट में ये कलरलेस होते हैं, हमने बताया आपको, इनका शेप और साइज अलग अलग होता है। ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं, जैसे एमाइलोप्लास्ट क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को स्टोर करते हैं, ठीक है। एग्जांपल पोटैटो, आलू के केस में आपने देखा होगा कि जो एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है ये कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को स्टोर करते हैं, ठीक है। जो एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है ये कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को स्टोर करते हैं, ठीक है। आलू के केस में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। इसके बाद इलाइजोप्लास्ट क्या करते हैं, ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करते हैं। इलाइजोप्लास्ट क्या करते हैं, हमारे ऑयल्स के और फैट्स को ही स्टोर करते हैं। इलाइजोप्लास्ट हमारा जो होता है, इलाइयोप्लास्ट जो होता है ये स्टोर करता है इसको, ऑयल्स को और फैट्स को। और हमारा जो एलिरोप्लास्ट होता है ये प्रोटीन्स को स्टोर करता है, ठीक है। हमने आपको बताया एमाइलोप्लास्ट में आपको बताया कि ये हमारा क्या करते हैं, ये
उसको क्या कहते हैं, स्टोर करते हैं फैट स्टार्च को और कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, ठीक है। एग्जांपल हमने पोटैटो बताया, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमने बताया इलायोप्लास्ट हमने बताया कि ऑयल्स और उसको, ठीक है, ऑयल्स और फैट्स को ये जो है स्टोर करते हैं, ऑयल्स और फैट्स को जो करते हैं इसको कहते हैं इलायोप्लास्ट, ठीक है। इसके बाद हमने बताया एलियोप्लास्ट क्या होता है, ये हमारे प्रोटीन को स्टोर करते हैं। तीन चीज़ें हमने बताई इसमें। ल्यूकोप्लास्ट में क्या क्या बताया, ये कलरलेस होते हैं, इनका शेप और साइज अलग अलग वेरी करता है, ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। जैसे एमाइलोप्लास्ट हमने बताया, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, एग्जाम्पल हमने बताया पोटैटो का। इसके बाद हमने इलायोप्लास्ट बताया, इलायोप्लास्ट में बताया ऑयल्स और फैट्स को जो करते हैं। इसके बाद हम तीसरा बताया कि एलियोप्लास्ट में बताया कि ये प्रोटीन्स को जो है स्टोर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट में थोड़ा डीपली हम बात करेंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में अभी तक हमने क्या बताया कि इसमें क्या है, क्लोरोफिल और कैटेनॉइड पाए जाते हैं, इसकी वजह से ग्रीन कलर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा क्लोरोप्लास्ट की बहुत डीपली बात करते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की, अब हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। हम बात करें किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। हाँ, ठीक, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना है, देखिए आप। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। हम प्लास्टिड में बात किसकी कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखिए प्लास्टिड में हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो हम ये चीज़ें देखिए आप, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन है ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें जो अभी तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बताया, ये जो फ्लूइड भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड भरा होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। जो भी हमारे यहाँ फ्लूइड भरा होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप कि इसमें ये जो ऐसे कॉइन्स के बहुत बड़े बड़े बंडल बनते हैं, ठीक है, ये जो बहुत बड़े बड़े ऐसे बंडल बने हैं कॉइन्स के, बहुत ढेर ढेर बने हैं, इसको हम कहते हैं ग्रेनम, ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रेनम, इसको हम कहते हैं ग्रेनम, ठीक है। और ग्रेनम कैसे बने होते हैं, ग्रेनम बने होते हैं एक थाइलाकॉइड से, ये एक थाइलाकॉइड से, ये थाइलाकॉइड से, थाइलाकॉइड से, ठीक है। थाइलाकॉइड किसको कहते हैं, जो हमारे कॉइन्स होते हैं, एक कॉइन्स को हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स, ठीक है। वन कॉइन्स, वन कॉइन, वन कॉइन्स इसको कहते हैं थाइलाकॉइड, ठीक है, इसको कहते हैं थाइलाकॉइड। अब एक चीज़ देखिए साहब, इसके बीच ये जो, हाँ इसके बीच देखिए कि ये जो है जिससे जुड़े होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से जिससे जुड़े होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से ऐसे जिससे जुड़े होते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे मान लीजिए एक दूसरे से जुड़े हैं ये, ठीक है, इसको कहते हैं हम, जिससे जुड़े होते हैं ये, ठीक है, एक दूसरे जिससे जुड़े हैं ये, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लैमेला, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला, ठीक है। अभी तक हमने इसमें बहुत छोटी छोटी बातें आपको बताई, ठीक है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लैमेला, ठीक है, और इनर आउटर, इसके अलावा एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं, ठीक है। ठीक, अब
क्लोरोप्लास्ट देखिए, अब क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड ही हम बता रहे हैं, प्लास्टिड में हम सबसे लास्ट जो था हमारा क्लोरोप्लास्ट, हम क्लोरोप्लास्ट को आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हमने देखा हुआ ऐसा स्ट्रक्चर हमें बनाया, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने देखा कि इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। हमने आउटर जो हमारी ब्लैक थी उसको हमने आउटर मेम्ब्रेन कहा, जो हमने रेड से बनाया उसको हमने इनर मेम्ब्रेन कहा, ठीक है। जब इनर मेम्ब्रेन के अंदर हम आए तो पहले हमने कहा कि तरल पदार्थ द्रव्य सब में भरा होता है, सॉरी द्रव सब में भरा होता है। इसको हमने जो तरल पदार्थ है इसको हमने क्या नाम दिया, स्ट्रोमा। इसको हमने क्या नाम दिया, स्ट्रोमा। इसके बाद हमने देखा बहुत सारे कॉइन्स के बंडल बने होते हैं, ठीक है। तो एक कॉइन्स को हमने क्या किया, थाइलोकॉइड। एक कॉइन्स को हमने क्या कहा, थाइलोकॉइड। एक कॉइन्स को हमने क्या कहा, थाइलोकॉइड। और इस पूरे एक बंडल को हमने कहा ग्रेनम। इस पूरे एक बंडल को हमने क्या कहा, ग्रेनम। इस पूरे एक बंडल को हमने क्या कहा, ग्रेनम। और एक ग्रेनम जिससे जुड़ते हैं, एक ग्रेनम दूसरे बंडल से, एक बंडल दूसरे बंडल जिससे जुड़ते हैं उसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला, ठीक है। उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला, ठीक है। उसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। हमने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि बहुत सारे कॉइन्स के बंडल्स होते हैं और एक बंडल जिस बंडल से जुड़ते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। और एक कॉइन्स को हम कहते हैं थाइलोकॉइड्स, एक कॉइन्स को हम कहते हैं थाइलोकॉइड्स। और एक जो कॉइन्स का बंडल दूसरे कॉइन्स से जिससे जुड़ता है उसको स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं। और एक बंडल को हम कहते हैं ग्रेनम। एक पूरे बंडल को, कॉइन्स को कहते हैं ग्रेनम, ठीक है। हमने इसमें कितनी बातें आपको बताई, बहुत छोटी छोटी। पहली चीज़ हमें बताई कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद हम बताया कि छोटे छोटे कॉइन्स पाए जाते हैं। कॉइन्स को हम कहते हैं, एक कॉइन्स को कहते हैं थाइलोकॉइड। पूरे थाइलोकॉइड के एक बंडल को कहते हैं ग्रेनम। एक पूरे थाइलोकॉइड के बंडल को कहते हैं ग्रेनम। एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम जिससे जुड़े होते हैं उसके बीच को हम जो चीज़ वाल जो जिससे जुड़ते होते हैं उसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। उसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। इसके बाद हमने बताया कि इसमें जो फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तीसरी चीज़ आप देखिए, इसकी जो डायमीटर होता है, इसको डायमीटर होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। 2 से 4 माइक्रोमीटर, 2 to 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। 2 to 4 माइक्रोमीटर इसका जो होता है, 2 से 4 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। और इसकी जो लेंथ होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि इसमें जो राइबोसोम्स होता है वो 70S राइबोसोम्स होता है, ठीक है। इसमें जो राइबोसोम्स होता है वो 70S राइबोसोम्स होता है, ठीक है। 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा बातें आपको कहते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें क्लोरोप्लास्ट को खोल के बताई, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में इसके अलावा हमने क्या क्या बताया था क्लोरोप्लास्ट में आपको, इनमें क्लोरोफिल और कैरोटिनाइड होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ग्रीन कलर निकालते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर ये करते हैं, ठीक है। इसमें हमने आपको बताया कि हमने स्ट्रक्चर बनाया, इसमें अंदर हमने बताया कि छोटे छोटे जो कॉइन्स होते हैं उसको हम एक कॉइन्स को कहते हैं इसको कहते हैं थाइलोकॉइड्स, ठीक है। एक कॉइन्स को हम थाइलोकॉइड्स कहते हैं। पूरे थाइलो एक कॉइन्स पे एक कॉइन्स, एक कॉइन्स पे एक कॉइन्स, इस पूरे बंडल को कहते हैं ग्रेनम, ठीक है। इस पूरे बंडल को कहते हैं ग्रेनम। एक ग्रेनम का बंडल दूसरे ग्रेनम बंडल जिससे जुड़ता है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। और इस पूरी मैट्रिक्स जो उसमें फ्लूइड भरा होता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि इसमें 70S राइबोसोम्स होता है। इसकी जो हमने आपको बताइए क्या कहते हैं, डायमीटर बताया हमने 2 से 4 माइक्रोमीटर। उसका जो हमने लेंथ बताया 5 से 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जानना, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में आपको कुछ भी नहीं जानना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट बस नॉर्मली इतना ही था, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में आपको कुछ भी नहीं जानना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं जानना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में जितना था हमने आपको बता दिया। इनकी लेंथ जो होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर तथा वाइट जो होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर। इनकी संख्या वेरी करती है। क्लोमाइडोमोनास है ग्रीन एल्गी में एक सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तथा मीजोफिल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रति सेल पाया जाता है। देखो, एक ग्रीन एल्गी में एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। एक ग्रीन एल्गी में एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। बट क्या होता है, एक मीजोफिल सेल्स के केस में ये 20 से 40 पाए जाते हैं, 20 से 40 पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जान लीजिए, एक एल्गी में एक सिंगल जो है एक ग्रीन एल्गी में जो होते हैं ये कितने पाए जाते हैं, एक ही पाए जा सकते हैं क्लेमाइडोमोनास में। बट ये मेसोफिल के केस में क्या होता है, ये 20 से 40 पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन की आउटर की तुलना कम परमेबल होती है। हाँ, क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन होती है आउटर की तुलना में कम मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, कम परमेबल होती है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रोमा वगैरह सब हमने आपको बता दिया, स्ट्रोमा लैमेला वगैरह, ठीक है। स्ट्रोमा में डबल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए तथा राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा में डबल स्टैंडर्ड डीएनए तथा राइबोसोम्स होते हैं। क्लोरोफिल थाइलोकॉइड्स में उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70S, क्लाइडोप्लाज्म के राइबोसोम 80S से छोटे होते हैं, ठीक है। एक चीज़ जान लीजिए, क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70S, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80S से छोटे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स ये तो छोटे होते हैं, आपको ही पता है। क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स इसमें बोल रहे हैं 70S जो होते हैं, ये जो होते हैं ये साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80S से छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं, ठीक है। अब आप क्लोरोप्लास्ट के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।